नमस्कार मित्रों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैसा समुच्चय है जो 2 से विभाज्य भी हो और विषम प्राकृत संख्याएँ भी हो? तो हम जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएँ 1, 3, 5, जबकि 2 से विभाज्य संख्याएं सम होती हैं, वो विषम नहीं होती। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 2 से भाज्य हो और विषम प्राकृत संख्या हो। इसलिए यहाँ समुच्चय ए को हम दर्शाएंगे तो यहाँ से आएगा ए, या फिर फाई से दर्शा सकते हैं। अतः एक रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय ए में कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इस तरह से चलती जाती हैं, 11, 13। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एकमात्र सम और अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। तो यहाँ जब समुच्चय बी की बात की जाए तो समुच्चय बी में जो अवयव होगा वो होगा 2। तो यहाँ अवयवों की संख्या हो गई 1, अतः ये रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ समुच्चयों की संख्या हो गई, अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए बराबर हो गया 1, अतः ये एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब बात की जाए x एक प्राकृत संख्या है। x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जहाँ पर x का मान 5 से तो छोटा होगा, x का मान 5 से छोटा, और x का मान 7 से बड़ा होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो 5 से कम हो, 5 से कम और 7 से अधिक, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती। तो समुच्चय सी की बात की जाए तो यहाँ कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा, या फिर इसको कहेंगे सी बराबर 5। अतः ये एक क्या होगा? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होगा। अब बात की जाए y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे पर नहीं काटती हैं, यानी उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। अतः सेट ऑफ डी की बात की जाए तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, यानी डी इक्वल टू 5, ये एक रिक्त समुच्चय होगा, अतः यहाँ से हमें पता चला है कि जो पहला है वो रिक्त समुच्चय है, दूसरे में एक तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तीसरा रिक्त समुच्चय है और चौथा भी रिक्त समुच्चय है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, कौन अपरिमित है और कौन परिमित है? कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? तो यहाँ से देखना है वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें वर्ष के महीने हो। तो वर्ष के महीने हमारे पास 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 महीने हैं जिनकी संख्या परिमित है। तो ये समुच्चय जो होगा वो कैसा होगा? परिमित समुच्चय। तो यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परिमित संख्या है, 12 है, हमें पता है इनका टोटल संख्या, इसलिए ये क्या होगा? परिमित समुच्चय। अब बात करते हैं 1, 2, 3 इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। तो इसका भी कोई अंत नहीं दे रखा है, ये सीमित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, बस 1, 2, 3 इस तरह से प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये अपरिमित होंगे। ये समुच्चय होगा अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1, 2, 3 इस तरह से 100 तक जाके ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब हमें पता है कि 1 से लेकर के और 100 तक की प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ हमारे पास इनकी संख्याएं निश्चित है, निश्चित संख्या है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक लेंगे तो 101, 102, 103, इस तरह से अनंत तक चलता जाएगा। तो यहाँ हमारे पास फिक्स संख्या नहीं है कि यहाँ तक आएगा। इसका मतलब ये एक अपरिमित संख्या होगी, अपरिमित। और अपरिमित संख्या होगी तो समुच्चय भी कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय। तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएंगे 2, 3, 5, 7, 11। इस तरह से हमारे पास जो 99 से छोटे अभाज्य संख्याएँ आएंगी वो होंगी 25 संख्याएँ। तो हमारे पास इनकी संख्याएँ निश्चित है, फिक्स है कि 25 संख्याएँ होंगी। तो इनका जो समुच्चय होगा वो होगा परिमित समुच्चय। तो इस प्रकार से 99 से छोटे सभी अभाज्य पूर्णांकों का यदि समुच्चय लिया जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से यदि टोटल संख्याएँ लेंगे वो 25 संख्याएँ होंगी। और ये निश्चित संख्याएँ इसलिए इनको परिमित समुच्चय कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट। तो यहाँ से इसमें आएगा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स अक्ष है, यह है एक्स अक्ष, इसके समांतर पता नहीं कितनी समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं, ऊपर की तरफ भी खींची जा सकती हैं। तो पता नहीं, इनका कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमित संख्याएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार का जो समुच्चय होगा वो भी अपरिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक्स अक्ष के अपरिमित रेखाएं होंगी और अपरिमित रेखाएं होंगी तो समुच्चय भी कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में फिक्स अक्षर हैं, यानी 26 अक्षर हैं। उनका यदि समुच्चय लिया जाएगा तो वो भी एक परिमित समुच्चय आएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर परिमित हैं, यानी उनकी संख्या परिमित है, इसलिए समुच्चय कैसा होगा, समुच्चय परिमित होगा, परिमित होगा, परिमित समुच्चय। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ से आएगा 5, उससे अगला आएगा 10, 15, 20, 25 और चलता ही जाएगा। इस प्रकार इनकी संख्या हम बता नहीं सकते कि 20 है, 25 है, 30 है, 40 है या कितनी है। तो यहाँ इनकी संख्या फिक्स नहीं है। और यदि संख्या फिक्स नहीं है तो इसका मतलब अपरिमित संख्याएं हैं, और अपरिमित संख्याएं हैं तो समुच्चय भी कैसा होगा, समुच्चय भी अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अगले क्वेश्चन की बात की जाए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या हम बता नहीं सकते कितनी है, यानी निश्चित संख्या नहीं है, फिक्स संख्या नहीं है, परिमित संख्या नहीं है, अपरिमित संख्या है। और अपरिमित संख्या है तो समुच्चय भी कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। तो यहाँ ये मूल बिंदु है, यहाँ से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक वर्त यहाँ से होके गया, दूसरा वर्त यहाँ से होके इस तरह से गया, तीसरा वर्त इस तरह से होके गया और इस तरह से होके गया, इधर से हो, इधर से, इधर से, इधर से, इस प्रकार से पता नहीं कितने ही वर्त खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर के चले जाएं। इस प्रकार मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों की संख्या होगी अपरिमित और समुच्चय होगा अपरिमित समुच्चय। तो समुच्चय जो होगा वो कैसा होगा, अपरिमित।
अपरिमित। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक। अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ हम इक्वल सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इक्वल सेट्स मैंने उस दिन बता भी दिया था आपको कि जब दो सेट ए और बी यदि इक्वल होंगे तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होने चाहिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो ए और बी दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तो यहाँ से बात की जाए ए में अवयव है ए बी सी और डी, हमें बी में ढूंढना है। तो यहाँ से बी में देखा जाए तो एक का अवयव ए उपस्थित है, एक का अवयव बी ये भी उपस्थित है, एक का अवयव सी उपस्थित है और एक का अवयव डी ये भी उपस्थित है। अब बात की जाए बी के सभी अवयवों की, तो बी का अवयव डी उपस्थित है, सी उपस्थित है, बी उपस्थित है और ए भी उपस्थित है। इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल सेट होंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से ए का अवयव 4 बी में उपस्थित है, 8 उपस्थित है, 12 उपस्थित नहीं है, 12 उपस्थित नहीं है। अब इससे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो ए का अवयव 2 बी में उपस्थित है कि नहीं है, यहाँ से एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि x सम धन पूर्णांक, जहाँ x 10 से छोटा होगा, सम धन पूर्णांक। तो यहाँ से x का मान जो आएगा वो 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ से देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ए बी का समान समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात की जाए तो x संख्या 10 का एक गुणज है। तो x संख्या 10 का एक गुणज है, तो यहाँ x बराबर यदि निकाला जाए तो 10, 20, 30 इस प्रकार से चलता जाएगा। और यहाँ से b की बात की जाए तो 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए a का अवयव 10 बी में उपस्थित है, 20 उपस्थित है, 30 उपस्थित है, इस तरह से 40, 50 सब उपस्थित होंगे, यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार बी के सभी अवयवों को देखा जाए तो बी के सभी अवयवों के बारे में बात की जाए, 10 ए में उपस्थित है, जबकि 15 ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, सेट ए बी के इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवी की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। समान है या नहीं है, ये कारण सहित बताना है। तो यहाँ पहले बात करें समुच्चय ए की, तो ए के दो अवयव हैं, 2 और 3। अब बी के सभी अवयवों के को निकालते हैं, तो यहाँ से आएगा x² प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0। तो x का यदि हल, इस समीकरण को यदि हल की जाए तो यहाँ से x का मान आएगा x बराबर -2 और x बराबर -3। तो यहाँ जो b का यदि देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा -2 और -3। अब यहाँ से यदि देखें तो एक का अवयव 2 बी में उपस्थित नहीं है, 3 उपस्थित नहीं है, और सेम अपोजिट करें तो वो भी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ ये इसके बराबर नहीं है। कारण सहित हम बता सकते हैं कि इसके कोई भी अवयव इसमें उपस्थित नहीं है और इसके इसमें नहीं उपस्थित है। अब बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर। तो यहाँ से एक का यदि समुच्चय निकाला जाए, एक का समुच्चय, तो यहाँ से हम लिखें तो F L O और W, और यहाँ से B के भी देखें तो यहाँ से आएगा वही बात है, F L O और W।
तो यहाँ से ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं एफ इसमें भी है, इसका एफ इसमें मिलेगा, एल इस सेम है दोनों, तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल समुच्चय होंगे। ए इक्वल टू बी, ए समुच्चय ए बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात की जाए तो नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो सबसे पहली बात करते हैं ए, समुच्चय ए के बराबर कौन सा होगा। तो समुच्चय ए में अवयव हैं 2, 4, 8 और 12। तो समुच्चय एक का अवयव 2 बी में उपस्थित है, 4 भी उपस्थित है लेकिन 8 उपस्थित नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल, ए बी के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात की जाए एक का सी के साथ, तो यहाँ से 4 है लेकिन 2 उपस्थित नहीं है, तो सी भी नहीं होगा इसके इक्वल। एक का डी के साथ देखा जाए तो यहाँ से इसका 2 इसमें उपस्थित है, 4 इसमें उपस्थित है लेकिन 8 उपस्थित नहीं है, 8 डी में नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। एक की बात की जाए अब इससे, तो ई भी इसके इक्वल नहीं होगा। एफ की बात की जाए ए के साथ, तो एफ भी ए के इक्वल नहीं होगा। अब बात की जाए जी की, तो जी भी इक्वल नहीं होगा और एच भी इसके इक्वल नहीं होगा। इट नॉट इक्वल जी एंड ए इज नॉट इक्वल एच। अब बात की जाए इसके बाद में बी की, तो बी का सी के साथ देखा जाए तो नहीं होगा, बी नॉट इक्वल सी, क्योंकि इसका अवयव 1 सी में उपस्थित नहीं है। बात की जाए बी का और डी के साथ, तो बी का डी के साथ देखा जाए तो 1 है, 2 है, 3 भी है और 4 भी है। और सेम अपोजिट भी देखा जाए तो इसका 3 इसमें उपस्थित है, 4 इसमें उपस्थित है और 2 इसमें उपस्थित है और 1 भी इसमें उपस्थित है। तो यहाँ से ए बी और डी एक दूसरे के इक्वल समुच्चय हैं। तो यहाँ से हम पहला जो यदि समान समुच्चय की बात की जाए तो बी और डी होगा। अब बी का आगे देखें तो ई के साथ भी नहीं है, एफ के साथ भी नहीं है और जी के साथ भी नहीं है और एच के साथ भी नहीं है। दूसरा अब सी की बात करें तो सी का डी के साथ नहीं है, सी का डी के साथ नहीं है क्योंकि इसका 8 इसमें उपस्थित नहीं है और आगे भी किसी में नहीं है, तो सी का किसी के साथ नहीं होगा। डी की बात की जाए तो डी अभी बी के साथ हुआ था, इसके अलावा ई एफ जी एच और किसी के साथ नहीं होगा। आगे देखें तो ई की बात करें तो ई के अवयव -1 जी में उपस्थित हैं, 1 जी में उपस्थित है, इसलिए ई और जी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल समुच्चय होंगे। एफ की बात की जाए तो ए किसी में भी उपस्थित नहीं है, इसलिए एफ किसी के इक्वल नहीं होगा। और जी की बात की जाए तो ए के इक्वल हो गया। और एच की बात की जाए तो एच के भी अवयव किसी में भी उपस्थित नहीं होंगे, यानी 0 और 1 ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं है जिसमें उपस्थित होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस 6वें क्वेश्चन में जो समान समुच्चयों का चयन करना था, तो 2 समान समुच्चय आएंगे बी और डी। ये बी डी के इक्वल है और ई और जी के इक्वल है और इनका अपोजिट भी सेम है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।